बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ सुबारिया रहमान। आज काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। और इससे मुतालिक जो है वो मुझे इनसे आज बात करनी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं। सर पहले तो काफी टाइम बाद जो है वो आपसे गुफ्तगू का मौका मिला। मुझे बताइएगा कि काजी फायद ईसा साहब का जो फैसला आया उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि एतजाज हसन साहब ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि अदालतें कभी भी जो है वो काजी फायद ईसा के खिलाफ फैसला नहीं देंगी। आप खुद भी एक सीनियर वकील हैं और काफी जो है वो अरसे से इस केस को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ठीक फैसला आया है? देखिए, अगर तो आप मुझसे बतौर कानून के तालिब इल्म के पूछेंगी तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। और इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज़ हैं, ये इंतहाई सीनियर कानूनदान भी हैं जो कानून को जानते हैं। और इतनी डेवलपमेंट होना कि एक फ़ैसला पहले 6-4 से मामला एफबीआर को भिजवाया जाता है और फिर उनमें से 2 जजेस अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कर लेते हैं। तो क्या हम्म। उस वक्त वो फैक्ट्स वो समझ नहीं पाए थे, या उस वक्त उनसे कोई गलती हुई थी जिसकी बुनियाद पर यह सारा मामला चलता रहा, या अब उनसे कोई मामला हुआ है? हमेशा हम देखते हैं कि रिव्यू का जो स्कोप है हमारे लॉ में वो बहुत माइनर है, और वो कोई जो एरर है या कोई टेक्निकल मिस्टेक है या कोई टाइपोकल कोई गलती है, तो हम्म। वो चीज़ें देखी जाती हैं रिव्यू में। ये रिव्यू होना कि एक फ़ैसला देना और उसको वापस ले लेना, और उन जजेस का, क्योंकि इसमें 2 जजेस हैं, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब और जस्टिस मज़हर आलम खेल साहब, जो उस बेंच का हिस्सा हैं जिन्होंने ये मामला एफबीआर को भिजवाया था। तो डेफिनेटली एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं तो डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस सारे मामले से, कि अगर तो ये इंसाफ है। फिर एक और चीज़ है जो शायद आम आदमी को फील ना हुई हो लेकिन हमें फील हुई है, और वो है ये पिछला जितना अरसा काजी फायसा साहब खुद पेश होते रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इन्वायरमेंट बनाया और पोलिटिसाइज़ किया, और फिर जजेस के आपस में जो तलख कलामियाँ हुई, तो ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं थी। और मैं सवाल करता हूँ कि अगर ये मामला किसी और वकील का होता, किसी और क्लाइंट का होता, किसी और फरीक का होता, तो क्या उसको इतना ओपन ग्राउंड दिया जाता कि वो खुलकर अपना केस लड़े, और उसका दिल चाहे तो वो जो बेंच के मेंबरान बैठे हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दे, वो चाहे तो चीफ जस्टिस साहब पर भी इल्ज़ाम लगा दे, वो चाहे तो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पर भी इल्ज़ामात लगाए? क्या इतना जो एक इतना रिलैक्सेशन है, क्या ये किसी और को दी जाती है? तो जिसका जवाब है नहीं दी जाती। यहाँ तो हम हाई कोर्ट में, क्योंकि मुझे तो हाई कोर्ट में भी, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं है, तो हम हाई कोर्ट में बहस करते हैं तो वो 1 मिनट मैक्सिमम देते हैं अपनी बात समझाने को। समझ आ जाती है ठीक है, नहीं तो सॉरी डिसमिस, सॉरी डिसमिस। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर गपशप भी हो रही है। वहाँ 2 दिन एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान साहब ने आर्गूमेंट्स किए हैं, उनको 2 मिनट भी मुसलसल नहीं बोलने दिया। काजी फैज साहब इंटरप्ट करते थे, काजी फैज साहब तंज करते थे, काजी फैज साहब कोई ना कोई बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सवालिया निशान छोड़ कर गई हैं। ये एक फ़ैसला बजाते खुद एक सवालिया निशान है, और फिर उसके बाद ये जो कंडक्ट था, प्रोफेशनल कंडक्ट था। और मैं समझता हूँ कि मामला एक्सपोज होता जा रहा है, हमारा निज़ाम एक्सपोज होता जा रहा है, और चीज़ें बड़ी खुलकर कौम के सामने आ रही हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है और कौन कैसे देखता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होंगी। सर अफसार आलम साहब का भी जो है वो आप उस पर भी काफी आपने तफसीलन बात की और आपका व्लॉग मैंने खुद भी सुना और आप वक्फे वक्फे इस पे बात करते हैं। और आपने कहा कि जो उन पर हमला हुआ वो इक़दाम कत्ल में नहीं आता। साथ ही हामिद मीर साहब उनके साथ मिल जाते हैं और उन्होंने जो जहीर इस्लाम बाबर साहब पर जो है वो इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उन पर गोली चलवाई। तो जनरल बाजवा साहब ने कल मीटिंग में जो है वो उनसे पूछा है कि अगर आप पर ये हमला उन्होंने करवाया है तो आप एफआईआर क्यों नहीं कटवाते? अब उसमें हामिद मीर साहब जो है वो टूटे फूटे जवाब दे रहे थे कि 5 साल पुराना केस है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो ये आईएसआई पर इल्जाम लगा है इस पर कोई बाजवा साहब एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, बाजवा साहब का काम ये सवाल पूछना नहीं था। बाजवा साहब का काम ऐसे लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारना था कि जो इदारों को बदनाम करते हैं। मैंने ये पहले दिन भी ये बात की थी कि हामिद मीर ने जो ड्रामा किया था, क्योंकि ये पार्ट 2 था हामिद मीर का, उसकी वजह यह है कि जहाँ पर हामिद मीर को गोली लगती है वहीं पे अबसार आलम को गोली लगती है। गोली लगती है, वो अपनी गाड़ी में आता है और फ़ौरन उसने कहा है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं अपना बयानिया
लोगों को देता जाऊं कि मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकता, जो मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए उनको ये पैगाम दे दूं कि मैं खामोश नहीं रहूंगा। फिर आप देखती हैं कि नवाज शरीफ का भी ट्वीट आ जाता है, फिर मरियम नवाज का भी, फिर साथ हामिद मीर भी आ जाते हैं मैदान में, और ये सारा मामला एक्सपोज हो जाता है। इशू ये है कि अगर हामिद मीर के साथ कुछ हुआ था, मैंने इसके ऊपर बात की थी कि हामिद मीर को चाहिए था, वो आज तक उसने ये बताया नहीं कि उसका केस किस अदालत में गया, किस थाने में गया। मैक्सिमम बंदा अपने केस के लिए जंग तो लड़ता है, इंसाफ मिले ना मिले ये एक अलग बात है, लेकिन आप केस तो लड़ें, आप अपने अपना हक तो लें। जब आप अपना हक नहीं लेते और आप अदालतों पर बिलीव नहीं करते, या आप ये चाहते समझते हैं कि अगर आप अदालतों में जाएंगे तो आप खुद एक्सपोज हो जाएंगे, आपके लिए मामलात को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा और आप बुरी तरह फंस जाएंगे। क्योंकि एक बात होती है टीवी पर बैठकर बात करना अलग बात है, और अदालतों में उनको फेस करना अलग बात होती है। तो अब जब अदालतों में मामला जाता है तो फिर बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, और उनके लिए फिर अपने लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जैसे शहबाज शरीफ कहते तो ज़रूर हैं कि डेली की करप्शन नहीं की, लेकिन जिन के अदालतों में उनके केसेस थे वो आपने देखा, वो जजेस चेंज हो गए, ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो मामला ये है कि अदालतों में फेस करना मुश्किल होता है। हामिद मीर झूठ बोल रहा है और उस झूठ की बुनियाद पर वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बदनाम कर रहा है, और हमारे इदारों का ये काम था कि वो ऐसे लोगों को पकड़ते, और ऐसे लोगों को पकड़ के पहले 1 माह 2 माह पहले आपने देखा इस्लामाबाद में एक और तमाशा हुआ था, वो बड़े काजी फारिसा साहब के करीबी साथियों में समझे जाते हैं जिन्होंने एक ड्रामा रचाया। तो अब अगर हमारे इदारे ऐसे लोगों को एक्सपोज करते, उन लोगों को पकड़ते जिन्होंने ये ड्रामा रचाया था, पूरी कौम को बताते, DGISPR इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि ये पकड़ने वाले थे, इनका ये मामला था, इन्होंने कोई 100 200 400 हज़ार का कोई देने थे किसी के, इनका कोई जाती मसला था, उस बुनियाद पर इनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन लिया, या कोई डाकू चोर थे उसके खिलाफ पहले डकैती के पर्चे थे, तो एक्सपोज होते तो ये मामला आगे आता। इनको क्यों जगह दी जाती है, इनको क्यों मौका दिया जाता है कि ये इदारों के ऊपर बात करें? मैं और आप पाकिस्तान की मोहब्बत में, रियासत की मोहब्बत में कब तक बोलेंगे, जब तक जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है वो अगर इनको इनके साथ अफ्तारियां करेंगे, या इनके साथ बातें करेंगे, या इनसे सवालात पूछेंगे, मामला हल नहीं होगा। और ना आपको कोई फ़र्क पड़ना है ना मुझे कोई फ़र्क पड़ना है, लेकिन फ़र्क उन्हीं को पड़ेगा जिनको बदनाम किया जा रहा है, और दिन ब दिन हमारी आवाम के अंदर चीज़ों को गलत तरीके से जो उनके माइंड में चीज़ें डाली जा रही हैं तो वो उसका असर पड़ता है। और मैंने उस दिन वीलॉग किया, मुझे हर बंदा ये कहता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने अबसार आलम पर किया वो इतना ताकतवर है कि उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब ये हमारे इदारों का काम था उनको गिरफ्तार करके कौम के सामने लाते, और इनका जो असल चेहरा है वो दिखाते कि ये कितने झूठे हैं। इनको क्यों जो है वो सेफ पैसेज दिया जाता है, इनको क्यों बचाया जाता है, इनके झूठ को क्यों नहीं एक्सपोज किया जाता, या इनको क्यों मौका दिया जाता है कि ये बार बार आके मीडिया पर झूठ बोलें। जैसे हम सलीम साफ़ी के बारे में सुनते रहते हैं कि वो अपने मीडिया पर बैठ के जो बातें करें, लेकिन हर शाम वो GHQ जाता है। तो या तो ये मामला है कि ये बाहर इन्होंने छोड़े हुए हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, या अगर ओरिजिनल कोई मामला है तो फिर इस पर उनको खुद स्टैंड लेना होगा। बहुत शुक्रिया। और आपने वाकई काफी तफसीलन व्लॉग किया था, और इनको जो हामिद मीर पार्ट 2 कहा था, तो मैं भी इससे इत्तेफाक करती हूँ कि अजीब ड्रामा है, एक अगले दिन उठ के आप बयानात भी देने लग जाते हैं और गाड़ी में जाते हुए भी बयानात देते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और रमजान में जो है वो हमने आपको तंग भी किया है। इंशाल्लाह से दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज।